बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम आदिकाल का नामकरण विषय पर चर्चा करेंगे। विविध विद्वानों द्वारा आदिकाल पर जो विविध नाम सुझाए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने आदिकाल का नामकरण विषय पर चर्चा की थी। उस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को गौर से ध्यान से सुने और देखें। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल के दो नामों पर चर्चा करी थी, जिनमें चारण काल डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं द्वारा दिया गया जो नाम है, जिसमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी ये तीन नाम थे जिनको मिस्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। अगला जो हम नाम है वीर गाथा काल, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये नाम हिंदी साहित्य के सुधी विचारक और प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये वीर गाथा काल नाम दिया गया है। इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान द्वारा आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम दिया गया है, तो इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। मिस्र बंधुओं के उपरांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अधिकांश ग्रंथों में व्याप्त मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण किया। और इस काल की समय सीमा सम्मत 1050 से 1300 विक्रम संवत तक, अर्थात 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक निर्धारित की थी। 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक की समय सीमा है काल निर्धारण किया था। उनकी मान्यता है कि उनका कथन है या उनकी मान्यता है आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो किसी रचना की विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राज आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल धोए राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो ये वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाया गया है। ये हमने कल देख लिया, ये भी देख लिया। प्रारंभिक काल चारण काल डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिस्र बंधु श्याम बिहारी, हरदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्या कोटेशन दिया था इन्होंने? शुक्ल जी ने आदिकाल के नामकरण करने में इस काल की दो प्रकार की साहित्यिक सामग्री को ग्रहण किया। एक तो परिनिष्ठित शुद्ध अपभ्रंश की रचनाएं, जिनमें विजयपाल रासो नलसिंह भट्ट, हमीर रासो सारंगधर, कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति
तथा दूसरी देश भाषा की रचनाएं या अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, जिसमें पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, जयमयंक जसचंद्रिका, मधुकर कवि, परमाल रासो, जगनिक, खुमान रासो, दलपति विजय, बीसलदेव रासो, नरपति नाल, खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो, जय चंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, विद्यापति पदावली, विद्यापति, इन 12 रचनाओं में बीसलदेव रासो, भाई 12 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल ने सुझाई है, जिनमें 5-6 रचनाएं परिनिष्ठित अपभ्रंश की है और देश भाषा की रचना है कुछ रचनाएं। इन 12 रचनाओं में बीसलदेव रासो, खुसरो की पहेलियां तथा विद्यापति की पदावली को छोड़कर शेष 9 रचनाएं वीर गाथात्मक है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में मिश्र बंधुओं द्वारा मान्य इन रचनाओं भगवत गीता, जम्मू स्वामी रासो आदि में अधिकांश का संबंध धर्म निरूपण अथवा योग से माना है, कुछ नोटिस मात्र है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि इन्हें ग्रहण भी कर लिया जाए तो भी उनके वीर गाथा काल नामकरण के औचित्य पर कोई आंच नहीं आती है। तो कहने का तात्पर्य जोर देकर कहते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, प्रथम युग है, उसको हम वीर गाथा काल नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई प्रतिरोध की गुंजाइश नहीं है। अब देखिए आलोचना, इस नामकरण की आलोचना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने इस नाम को सर्वदा अनुचित माना है, क्योंकि यदि इन 12 ग्रंथों के भी इन 12 ग्रंथों में भी अधिकांश श्रृंगार, भक्ति, नीति आदि से संबंधित है और यदि उन्होंने अधिकांश साहित्य को योग व धर्म से संबंधित मानकर त्याग दिया है तो संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य भी धर्म से संबंधित है, इसलिए इसको भी हिंदी साहित्य से निकालना होगा। इसलिए यह नाम भी इस काल के लिए युक्ति संगत या कहें कि तर्क संगत नहीं कहा जा सकता है। अगला जो नामकरण है सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन, ये नाम दिया है सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा प्रतिपादित सिद्ध सामंत काल नामकरण में सिद्ध और सामंत 2 विभिन्न वर्गों के सूचक शब्द हैं। सिद्ध लेखकों का सूचक है और सामंत रचना प्रेरक का, अतः यह संयोग अथवा समास उचित नहीं है। ये भी नाम आदिकाल के लिए सही नहीं है। अगला है बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन काल नाम दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी का बीज वपन काल नाम भी मान्यता प्राप्त न कर सका। यह नाम अस्पष्ट तथा विचित्र तो है ही, साथ ही असंगत भी है, क्योंकि आदिकालीन कवि परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त किंतु सचेत कवियों का काल है, इसलिए ये नाम भी अप्रासंगिक है, उपयुक्त नहीं है। अगला है अपभ्रंश काल पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश काल नाम दिया है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। गुलेरी जी ने अपभ्रंश कहकर भी उचित नामकरण नहीं किया है। कारण यह है कि इस नाम से भी इस काल की समग्रता का कोई बोध स्पष्टता हमारे सामने उभर कर नहीं आता है। यह नाम केवल अपभ्रंश भाषा ही का अनुकरण करता है, इस तरह यह नाम भी उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। अगला है संधि एवं चारण काल
राम कुमार वर्मा, संधि एवं चारण काल, ये दो नाम दिए हैं, संधि और चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा आदिकाल के लिए किया गया संधि एवं चारण काल नामकरण भी असंगत प्रतीत होता है। इनके द्वारा संधि काल की जो कल्पना की गई है वह तो एक सीमा तक फिर भी ग्राह्य हो सकती है, क्योंकि यह वह समय था जब अपभ्रंश हट रही थी और उसका स्थान हिंदी लेती जा रही थी, किंतु चारण काल की कल्पना आधारहीन लगती है। इस संबंध में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने यह टिप्पणी दी है। क्या लिखा है? डॉक्टर वर्मा के इतिहास में एक भी प्रमाणिक चारण कृति का उल्लेख नहीं कर सके। डॉक्टर वर्मा अपने इतिहास में एक भी प्रमाणिक चारण कृति का उल्लेख नहीं कर सके हैं। इसके साथ ही उन्होंने सम्मत 1715 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक की रचनाओं को भी इसी काल संधि में स्वीकार कर लिया है, जो अनुचित है। तो ये भी आदिकाल के लिए सही नामकरण नहीं है। अगला है वीरकाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा प्रतिपादित वीर काल में वीरता से युक्त ही रचनाएं नहीं लिखी गई थी। वीर रस के अलावा अन्य रसों में भी साहित्य रचा गया है, अतः यह नाम भी ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। अब अगला अंतिम जो नामकरण किया है वो है आदिकाल, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा और साहित्य को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम आदिकाल दिया है, जो उचित है, ये उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि इस काल का नामकरण विशेष प्रवृत्ति के आधार पर नहीं हो सकता है। इस नामकरण को किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। आदिकाल नाम जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है वो सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, तथा हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचार, शिल्प भेद आदि से संबंधित सभी गुत्थियां सुलझ जाती है। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तथा भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदि बीज खोज सकते हैं। द्विवेदी जी ने स्पष्ट लिखा है कि धर्म और साहित्य दोनों का प्रभाव संबंधित रहा है। धर्म ने साहित्य को और साहित्य ने धर्म को न केवल गति प्रदान की है अपितु शक्ति भी प्रदान की है। ऐसी स्थिति में आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य को भी महत्व मिल जाता है। तो अब हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। उपयुक्त सभी नामों की विवेचना करते हुए हमने प्रत्येक की सार्थकता स्पष्ट की है। किसी एक नाम को सर्वदा तर्क संगत अथवा न्याय संगत घोषित नहीं किया जा सकता है। इसे आदिकाल मानने पर किसी को विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें यही उचित लगता है कि इस काल का आदिकाल नामकरण सुविधाजनक है, सही है। जब तक इससे बेहतर कोई नाम प्रकाश में नहीं आता है तब तक इस काल के लिए आदिकाल नामकरण करना उचित है, सुविधाजनक है, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियां हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। छात्राएं विशेष रूप से वीडियो को ध्यान से देखें।
और सुने। धन्यवाद।